तारीख थी 28 दिसंबर 2022। सुबह के लगभग 6 बज रहे थे। तभी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के एक अस्पताल में एक व्यक्ति रोता हुआ भागते हुए आता है और कहता है कि रास्ते में 3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरी पत्नी को गोली मार दी है। गोली लगने की बात सुनते ही अस्पताल में हड़कंप मच जाता है और डॉक्टर भागते हुए कार तक आते हैं। गोली बिल्कुल कान से सटाकर मारी गई थी। जांच के तुरंत बाद गाड़ी में पड़ी महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। पता करने पर पता चलता है कि मरने वाली महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि झारखंड की एक जानी मानी डांसर और एक्ट्रेस है। वैसे तो इनका असल नाम रिया कुमारी था, मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये ईशा आलिया नाम से मशहूर थीं। क्योंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल लग रहा था, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस तुरंत हरकत में आती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। शुरुआती जांच में ही पुलिस को कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस वालों को पहले जो कहानी सुनाई गई थी, हकीकत उससे बिल्कुल अलग और खौफनाक थी। रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की मौत की वजह क्या थी? उनकी हत्या किसने की थी? और इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ है? जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए, कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। जांच में का इंश्योरेंस कनेक्शन भी सामने आता है। वो कैसे जानेंगे? अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की बात कर रहे हैं। वही ईशा आलिया जो कुछ महीने पहले तक कई स्थानीय भाषाओं की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी चेहरा हुआ करती थी। यूट्यूब की दुनिया में इनके लाखों चाहने वाले थे और आज भी हैं। रिया का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मगर इनके सपने काफ़ी बड़े थे। पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए यह मौके की तलाश में लग जाती हैं। बहुत जल्द इन्हें मौका भी मिल जाता है। बहुत कम उम्र में ही यह म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते लोग इन्हें पसंद करने लगते हैं और फिर यह झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के भी स्थानीय भाषा की म्यूजिक एल्बम में काम करने लगती हैं। उन्होंने अपना करियर रिया कुमारी के तौर पर शुरू किया था, मगर देखते ही देखते यह ईशा आलिया के तौर पर पहचानी जाने लगती हैं। जैसे जैसे रिया कुमारी की लोकप्रियता बढ़ती है, उन्हें इंडस्ट्रीज में काम करने वाले बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रिया को अपनी एल्बम में लेने लगते हैं और बदले में इन्हें काफ़ी अच्छा पैसा भी मिलने लगता है। काम के सिलसिले में एक दिन रिया की मुलाकात प्रकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति से होती है। बातचीत के बाद पता चलता है कि प्रकाश कुमार झारखंड फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना फिल्म और म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूसर है। काम के सिलसिले में प्रकाश कुमार एक दिन रिया को मिलने के लिए बुलाता है। बातचीत के बाद रिया प्रकाश की म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए राजी हो जाती है। इसी काम के दौरान दोनों की मुलाकात रोज रोज होने लगती है और फिर देखते ही देखते यही रोज रोज की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद रिया कुमारी प्रकाश से शादी कर लेती है। रिया ने काफ़ी सपने सजोकर प्रकाश को अपना हमसफ़र चुना था, मगर शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में ही रिया को पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल प्रकाश पहले से शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे, मगर वो रिया से इस बात को छुपाए रखता है और धोखे से रिया को अपनी दूसरी पत्नी बना लेता है। कमाल की बात तो ये थी कि इसने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। शुरू में इस बात को लेकर रिया और प्रकाश में काफ़ी झगड़ा होता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मगर एक समय बाद दोनों का रिश्ता सामान्य होता है। प्रिया को लेकर प्रकाश झारखंड को छोड़कर कोलकाता में रहने लगता है। यहीं रहते हुए रिया बतौर डांसर अपने करियर को आगे बढ़ाती है और एक के बाद एक कई रीजनल लैंग्वेज की म्यूजिक एल्बम में काम करती रहती है। यूट्यूब की दुनिया में भी इन्हें काफ़ी लोकप्रियता हासिल होती है। प्रिया का प्रोफेशनल करियर भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें कुछ हद तक सुधर चुकी थीं। अब रिया एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। रिया ने एक बेटी को जन्म दिया था।
इन दोनों की जिंदगी में कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रही थी, मगर 2022 के अंत में सब कुछ बदल जाता है। हमेशा की तरह नए साल के कुछ दिन पहले रिया अपने पति के साथ काम के सिलसिले में झारखंड आती है और फिर 28 दिसंबर 2022 को झारखंड से वापस कोलकाता जाने लगती है। रिया और प्रकाश कोलकाता अपने घर पर पहुंच पाते हैं उससे पहले एक हिला देने वाला दावा करते हुए प्रकाश कुमार भागते हुए हावड़ा जिले के ही एक अस्पताल पहुंचता है। प्रकाश के दावे के मुताबिक वो हावड़ा के बागवान क्षेत्र के NH 16 के करीब सुबह सुबह कुछ जरूरी काम से गाड़ी से उतरा ही था कि तभी वहां पर 3 नकाबपोश लोग आते हैं और वह प्रकाश के साथ मारपीट कर उसका सामान लूटने की कोशिश करने लगते हैं। यह सब कुछ होता देख गाड़ी में बैठी रिया अपनी 3 साल की बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर गाड़ी से नीचे उतरती है और प्रकाश की मदद करने के लिए आ जाती है। प्रकाश के बयान के मुताबिक वो तीनों गुंडे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और उसे बुरी तरीके से मारते हैं। ये सब देखकर बीच बचाव करने आती है। जब रिया बदमाश को रोकने की कोशिश कर रही थी तभी एक बदमाश अपनी बंदूक निकालता है और रिया को गोली मार देता है। प्रकाश के मुताबिक उसके साथ ही लूटपाट की घटना सुबह के लगभग 5:30-6 बजे के बीच हुई थी। रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, इसलिए गोली मारते ही जब गुंडे भाग जाते हैं तो वो रिया को गाड़ी में डालता है और अस्पताल की तलाश में लग जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। इनसे वो पूछता है कि क्या आसपास कोई अस्पताल है। जवाब में वहां मौजूद लोग प्रकाश को एक स्थानीय अस्पताल के बारे में बताते हैं। प्रकाश भागते हुए अपनी पत्नी को लेकर वहां जाता है और सारी बातें सुनाता है। प्रकाश की बातें सुनते ही डॉक्टर की टीम कार तक आती है और जांच करते ही कंफर्म कर देती है कि रिया कुमारी की मौत हो चुकी है। रिया की मौत की बात सुनते ही प्रकाश पागलों जैसी हरकत करने लगता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। इतनी देर में अस्पताल प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के बाद कोलकाता पुलिस की एक टीम भी अस्पताल पहुंच जाती है और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि प्रकाश को वहीं बैठने के लिए कहा जाता है। जिस गाड़ी से प्रकाश और रिया ट्रैवल कर रहे थे उस गाड़ी को भी पुलिस जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। पुलिस प्रकाश से घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआती दौर की पूछताछ में प्रकाश का बयान बदलने लगता है। पहले वो कहता है कि वह पेशाब करने के लिए गाड़ी से उतरा था। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि बेटी रोने लगी थी इसलिए हमने गाड़ी रोकी थी। कुल मिलाकर बदलते बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं हो पाती है और प्रकाश से पूछताछ का सिलसिला लंबा होता चला जाता है। पूछताछ में प्रकाश पुलिस वालों को बताता है कि जैसे ही वह गाड़ी से उतरा अचानक से 3 लोग आए और वो उससे मारपीट करने लगे। जब वो तीनों प्रकाश को मार रहे थे तो रिया बीच बचाव करने आती है। प्रकाश के मुताबिक रिया के आते ही उन तीनों में से एक व्यक्ति अपने पास से पिस्तौल निकालता है और रिया की कान में बिल्कुल सटाकर गोली चला देता है। पुलिस को प्रकाश के इस बयान पर भरोसा नहीं होता है क्योंकि प्रकाश के शरीर पर चोट के एक भी निशान नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ दूसरे को गोली मार दी जाए जबकि उसी के साथ मौजूद दूसरे शख्स को खरोच तक न आए। प्रकाश ने दावा किया था कि NH 16 के महेश रेखा ब्रिज के पास उसने अपनी कार रोकी थी। पुलिस इस पर भी सवाल करती है क्योंकि यह वैसी जगह थी जहां पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं थी, तो आखिर यहां पर प्रकाश अपनी कार कैसे रोक सकता है। पुलिस के सामने प्रकाश बयान देता है कि 3 लोगों ने उन पर हमला किया। जब पुलिस इस दावे की पुष्टि के लिए उस इलाके में मौजूद सभी CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है, पुलिस को एक भी ऐसा CCTV फुटेज नहीं मिलता है जिससे यह पता चले कि कोई प्रकाश की गाड़ी का पीछा कर रहा हो। मतलब कुछ भी संदिग्ध नहीं था। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस के लिए शक के दायरे में प्रकाश कुमार खुद ही आ जाता है। हालांकि पुलिस आगे कोई कार्रवाई करने से पहले कार की फॉरेंसिक जांच तथा रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। जब रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक अलग ही खुलासा होता है। प्रकाश के मुताबिक 3 लोगों ने उन पर सुबह के लगभग 6:30 बजे के आसपास हमला किया था, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि रिया को कम से कम रात के 1-2 बजे के बीच ही गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम से जुड़ी रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आती है।
तो पुलिस का प्रकाश पर शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कार के अंदर 9mm बुलेट का खोखा मिलता है। अब अगर प्रकाश के दावे के मुताबिक रिया को गोली गाड़ी के बाहर मारी गई थी, तो आखिर ये खोखा गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था? इधर पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी कि रिया की मौत की खबर सुनकर रिया का भाई और मां रांची से कोलकाता आ जाते हैं और प्रकाश पर अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। ये लोग एक और खुलासा करते हैं कि लगभग कुछ दिन पहले ही रिया और प्रकाश का काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके बाद प्रकाश घर छोड़कर चला गया था। हालांकि वो अचानक से वापस घर आया और फिर रिया को कोलकाता लेकर चला आया। रिया की मां एक और खुलासा करती है कि इससे पहले भी प्रकाश ने रिया की जान लेने की कोशिश की थी, मगर वो तब बच गई थी। अब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू करते हैं, तो आखिरकार प्रकाश कुमार का सारा झूठ बेनकाब हो जाता है। पूछताछ में खुलासे के मुताबिक रिया से प्रकाश ने शादी जरूर कर ली थी, मगर ये शादी उसने सिर्फ रिया का पैसा हड़पने के लिए की थी। रिया को दिखाने के लिए वह अपनी पत्नी से अलग रहता था, जबकि वास्तव में वो अभी भी पहली पत्नी के कांटेक्ट में था। शादी के कुछ ही समय बाद प्रकाश रिया को अपने रास्ते से हटाने की साजिश में लग जाता है, मगर कई कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं होता है। अंत में प्रकाश अपने एक भाई संदीप कुमार के साथ मिलकर रिया के खिलाफ साजिश करता है और ये सभी मिलकर प्लानिंग करते हैं कि क्यों न रिया की हत्या कर दी जाए और फिर इस हत्या को लूटपाट की कोशिश में की गई हत्या का रूप दे दिया जाएगा। इसी के बाद रिया से झगड़ा होने के बावजूद प्रकाश वापस रिया के पास आता है। कुछ दिनों तक खुशी खुशी उसके साथ रहता है और फिर अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिया को लेकर कोलकाता के लिए निकल जाता है। मगर रास्ते में ही जब रिया को नींद आ जाती है, तो प्रकाश का भाई संदीप कुमार सोई हुई रिया के सर में बिल्कुल सटाकर गोली मार देता है। इसके बाद संदीप वहां से भाग जाता है, जबकि इस मर्डर को लूटपाट की कोशिश में की गई मर्डर का रूप देने के लिए प्रकाश रिया के शव को बड़ी सावधानी के साथ गाड़ी में रखकर आगे बढ़ता रहता है और फिर अस्पताल ले जाकर अपनी बनी बनाई कहानी सुनाता है। खुलासे के बाद तुरंत यानी हत्या के अगले ही दिन 29 दिसंबर 2022 को ही रिया के पति प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रकाश ने अपने बयान में हत्या की साजिश में अपने भाई संदीप को भी शामिल बताया था, इसलिए पुलिस की कई टीम संदीप की तलाश में लग जाती हैं और फाइनली 31 दिसंबर 2022 को संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस रिया के 2 कातिलों को गिरफ्तार कर चुकी थी। प्रिया के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि साजिश में प्रकाश की पहली पत्नी भी शामिल है। पुलिस की जांच में एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसने प्रकाश और संदीप को बंदूक उपलब्ध करवाई थी और उस व्यक्ति का नाम भी संदीप ही था। अब पुलिस इस दूसरे संदीप की तलाश में लग जाती है, मगर कई हफ्तों के बीत जाने के बाद भी संदीप का कहीं अता पता नहीं चलता है। हालांकि कोलकाता पुलिस हिम्मत नहीं हारती है और दिन रात की मेहनत के बाद बिहार की राजधानी पटना के पास के एक गांव से गुप्त सूचना के आधार पर 2023 के फरवरी महीने में संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को इस दर्दनाक हत्याकांड में शामिल तीनों अपराधियों का पता चल चुका था, मगर पुलिस अभी भी इस हत्या के वास्तविक कारणों का पता नहीं लगा पाई थी। पहले तो दावा किया गया था कि प्रकाश बस रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने यह हत्या करवाई, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि वास्तव में प्रकाश लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था। उसका पिछला कुछ फिल्मी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया था, इस कारण वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। इसी के बाद वह तय करता है कि अगर रिया की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो रिया का जो लाखों रुपए का इंश्योरेंस है वो पैसा उसे मिल जाएगा। इन पैसों के बल पर वो अपना कर्ज भी चुका सकता है और फिर ऐश की जिंदगी भी काट सकता है। प्रकाश अपना ये प्लान अपने भाई से डिस्कस करता है और इसी के बाद ये लोग तय करते हैं कि रिया को ख़त्म कर दिया जाएगा और फाइनली साजिश के तहत 28 दिसंबर 2022 को रिया की हत्या कर दी जाती है। जब रिया की हत्या की गई थी उस समय कार में रिया की एक 3 साल की बेटी भी मौजूद थी। जब रिया को गोली मारी गई थी तब यह बच्ची भी सो रही थी, इसीलिए पुलिस को बहुत कुछ नहीं बता पाती है।
ऊपर से माँ के मरने से इतने ज़्यादा गहरे सदमे में चली जाती है कि ठीक ढंग से कुछ भी नहीं बता पाती है। फिलहाल इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये तीनों आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। यह पूरा मामला अभी कोर्ट में है, जहां पूरी सुनवाई के बाद सजा का ऐलान होना बाकी है। वैसे तो ये अदालत तय करेगी कि रिया के कातिलों को क्या सजा दी जाए, मगर आपके अनुसार इन आरोपियों का अगर गुनाह साबित हो जाता है तो इससे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसिका एंड मितेश पटेल केस, इंश्योरेंस के 18 करोड़ रुपए के लिए पत्नी की हत्या, मोबाइल ऐप ने खोला राज। दिखावे की जिंदगी हमेशा कईयों की जिंदगी बर्बाद करती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जैसिका एंड मितेश पटेल केस है। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की जैसिका पटेल को नितेश नाम के एक लड़के से प्यार होता है। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं, मगर इसी शादी के बाद जैसिका का सामना एक ऐसे मितेश से होता है जिसकी कल्पना जैसिका ने सपने में भी नहीं की थी। शादी के बाद पहले ही दिन से जैसिका की जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है और फिर इस जिंदगी का अंत इतने दुखद तरीके से होता है कि सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो आखिर जैसिका के साथ क्या हुआ था और इस पूरे मामले में गुनहगार कौन था? इस केस से 18 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का क्या कनेक्शन था? जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। यकीन मानिए, जब अब जैसिका के साथ हुई घटनाओं तथा इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति और इस पूरी घटना के कारणों के बारे में जानेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। इस केस को सॉल्व करने में एक मोबाइल ऐप ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। इस पूरी कहानी में दो सबसे अहम किरदार हैं, जैसिका पटेल और मितेश पटेल। दोनों ही भारतीय मूल के थे और ब्रिटेन में रह रहे थे। ब्रिटेन के ही एक कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई के दौरान ही जैसिका की मुलाकात मितेश पटेल नाम के लड़के से होती है। जैसिका को मितेश में वह सभी खूबियां नजर आती हैं जो वो एक लड़के में चाहती थी। कुल मिलाकर जब मितेश एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था और जैसिका की नज़र में एक परफेक्ट फ्यूचर हस्बैंड था। इसीलिए कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद जैसिका और मितेश शादी करने का फैसला करते हैं और दोनों ही इस फैसले के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और फिर 2009 के जुलाई महीने में बड़ी ही धूमधाम से जैसिका और मितेश की शादी होती है। शादी के कुछ साल बाद जैसिका और मितेश अपना घर छोड़कर बाहर रहने चले जाते हैं। यहीं जैसिका और मितेश मिलकर रोमन रोड पर बड़ी सी फार्मेसी खोलते हैं। इस फार्मेसी से कुछ ही दूरी पर ये दोनों एक बड़ा सा घर भी ले लेते हैं। यहाँ जैसिका और मितेश का नया बिजनेस काफ़ी अच्छा चल निकलता है और देखते ही देखते इन दोनों की काफ़ी कमाई भी होने लगती है। अब इन लोगों के पास अपना एक बड़ा सा बिजनेस था, काफ़ी पैसा था, मगर अब भी इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी और वह यह थी कि शादी के कई साल बीत गए थे मगर जैसिका अब तक माँ नहीं बन पाई थी। कई साल तक जब जैसिका माँ नहीं बन पाती है तो वो मितेश के कहने पर IVF तकनीक के सहारे माँ बनने की कोशिश करने लगती है। IVF के पहले 3 अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं मगर IVF के चौथी कोशिश में कुछ चमत्कार सा होता है और 9 मई 2018 को जैसिका के डॉक्टर बताते हैं कि इस बार की कोशिश कामयाब रही है और अगले महीने फर्टिलाइज्ड एम्ब्रोज को जैसिका के गर्भाशय में इम्प्लांट किया जा सकता है ताकि वो माँ बन सके। ये खबर सुनकर जैसिका काफ़ी खुश होती है। अभी सक्सेस वाली खुशखबरी मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक इस परिवार में कुछ ऐसा होता है कि खुशी मातम में बदल जाती है। तारीख थी 14 मई 2018। रात के 8:20 पर जैसिका का पति मितेश पटेल ब्रिटेन की नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस 999 पर कॉल करता है और बेहद ही घबराई हुई आवाज़ में कहता है कि ऐसा लग रहा है मेरे घर में चोरी हुई है और लुटेरों ने मेरी पत्नी पर भी हमला किया है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके पूरे शरीर पर डक्ट टेप चिपकाया हुआ है। मितेश पटेल की इन बातों को सुनकर दूसरी तरफ मौजूद हेल्पलाइन का ऑपरेटर तुरंत मितेश से उसका एड्रेस पूछता है और अगले ही मिनट पर उस एड्रेस पर डॉक्टर और एम्बुलेंस को भेज दिया जाता है। साथ ही पुलिस को भी एक खबर दी जाती है। पुलिस और एम्बुलेंस काफ़ी तेज़ी से बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ
मितेश अब भी उस इमरजेंसी हेल्पलाइन पर ऑनलाइन ही था और इमरजेंसी हेल्पलाइन का ऑपरेटर लगातार मितेश को समझा रहा था, साथ ही उसे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था कि आगे क्या करना है। ऑपरेटर कहता है कि जितनी जल्दी हो तुम जेसिका के चेहरे पर लगाए गए टेप को हटाओ। मितेश ऐसा ही करता है। फिर ऑपरेटर पूछता है क्या उसके चेहरे या गले पर कोई निशान है, क्या वो कोई हरकत कर रही है। इस पर मितेश जवाब देता है नहीं, कोई हरकत नहीं कर रही है। इसी बीच मितेश जोर से चिल्लाता है नो जैज, कम ऑन बेबी, बेकअप। मितेश की इन बातों को सुनकर ऑपरेटर को अंदाजा हो जाता है कि मामला बेहद गंभीर है और वो मितेश को दिलासा देना शुरू कर देता है। अभी मितेश ने इमरजेंसी हेल्पलाइन का फ़ोन काटा भी नहीं था कि दरवाजे पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम भी पहुंच जाती है, साथ ही पुलिस भी आ जाती है। तुरंत डॉक्टर मोर्चा संभाल लेते हैं और वह जेसिका की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच के बाद ही डॉक्टर बता देते हैं कि जेसिका की तो मौत हो चुकी है। इस समय जेसिका की उम्र सिर्फ 34 साल थी। जेसिका के माता पिता और परिवार वालों को भी जेसिका की मौत के बारे में जानकारी दी जाती है। जेसिका के माता पिता और बहनों को देखकर मितेश और भी ज़्यादा रोने लगता है। जब जेसिका की बहन मान्या पटेल मितेश को दिलासा दिलाने की कोशिश करती हैं तो मितेश और भी ज़्यादा भावुक हो जाता है और वो उसी के कंधे पर सिर रखते हुए बेतहाशा रोने लगता है और रोते हुए कहता है वो मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। इन सब के बीच पुलिस जेसिका की लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही पुलिस जेसिका के कातिल और घर में लूटपाट करने वाले अपराधी की तलाश में भी लग जाती है। पुलिस जांच पड़ताल की शुरुआत क्राइम सीन से ही करती है। पहले ही नज़र में दिख रहा था कि घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है, कीमती चीज़ें टूटी पड़ी हैं, साथ ही जितने भी अलमारी और दराज थे लगभग सभी खुले हुए हैं और सभी का सामान बिखरा हुआ है। शुरुआती जांच में यह भी पता चलता है कि जेसिका पटेल का आईफोन गायब हो चुका है। ये सब देखकर साफ लग रहा था कि मामला लूट का है, मगर कुछ ही मिनट की जांच के बाद पुलिस वालों को एक बात खटकने लगती है कि घर में लूट की घटना ज़रूर हुई है, मगर घर में फोर्स एंट्री यानी ज़बरदस्ती किसी के घुसने के संकेत कहीं से नहीं मिल रहे हैं। इससे पुलिस अनुमान लगाती है कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है उसे जेसिका जरूर जानती रही होगी, तभी वो आसानी से अंदर आया और गायब हो गया। पुलिस जब मितेश से इस बारे में बात करती है तो मितेश बताता है कि जब मैं घर पर था तभी 7 बजे के आसपास जेसिका ड्यूटी से वापस आई थी। जेसिका के आने के बाद मैं बाहर पिज्ज़ा लेने चला गया। लगभग आधे घंटे बाद जब मैं पिज्ज़ा लेकर आया तो देखा कि जेसिका यहाँ पड़ी हुई है। इस बयान के बाद पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू करती है। जब पुलिस घर से गायब सामान की लिस्ट बनाती है तो पता चलता है कि जेसिका का आईफोन गायब है तथा घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसका हार्ड डिस्क भी गायब है। इसके अलावा मितेश बताता है कि ड्रॉ में काफ़ी गहने थे, वो भी गायब हैं। घर में जांच के दौरान ही वो गायब आईफोन भी बस कुछ ही मिनट बाद दरवाजे के बाहर पड़े डस्टबिन से मिल जाता है। पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले जेसिका के मोबाइल का डाटा एनालिसिस शुरू कर देती है। साथ ही नितेश के मोबाइल की भी जांच पड़ताल शुरू होती है। जेसिका और मितेश दोनों ही आईफोन यूज़ किया करते थे और दोनों ही के मोबाइल में आईफोन हेल्थ ऐप एक्टिवेटेड था। जब पुलिस जेसिका के मोबाइल से मौजूद हेल्थ ऐप के डाटा की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि 7:10 पर जेसिका घर में दाखिल हुई थी। उसके बाद से उसके मोबाइल में कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी। हालांकि कुछ मिनट बाद उसके मोबाइल में 14 स्टेप रिकॉर्ड होते हैं। इसके बाद मोबाइल में अगली एक्टिविटी रात के 8:40 पर तब रिकॉर्ड की गई थी जब एक पुलिस वाले ने इस मोबाइल को बाहर पड़े डस्टबिन से उठाया था। दूसरी तरफ पुलिस मितेश के मोबाइल में मौजूद हेल्थ ऐप के डाटा की जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ठीक उसी समय जब जेसिका के मोबाइल में एक्टिविटी बंद हुई थी, नितेश के मोबाइल में एक्टिविटी एकदम बढ़ गई थी। डाटा एनालिसिस से पता चलता है कि मितेश 7:30 के बाद अगले 10 मिनट तक घर में लगातार इधर उधर भाग रहा था। इस दौरान उसने कई बार सीढ़ी भी चढ़ी थी। उसने जिस समय इमरजेंसी हेल्पलाइन में मदद के लिए फ़ोन किया था उससे ठीक पहले वो अपने घर के ऊपरी फ्लोर पर भी गया था। पुलिस को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इमरजेंसी कॉल करने से पहले वो ऊपर क्यों गया था।
इसके अलावा भी पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे। बस उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जेसिका की मौत के 3 दिन बाद पुलिस मितेश से पूछताछ करती है। इसके अलावा घर की तलाशी भी ली जाती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस वालों को एक कपड़े से भरे बड़े से सूटकेस के अंदर गायब हुआ सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी मिल जाता है। इसके अलावा मितेश जिन गहनों की चोरी होने का दावा कर रहा था वो भी तलाशी के दौरान एक सूटकेस में मिल जाते हैं। जब उस हार्ड डिस्क की जांच की गई तो पता चलता है कि घटना वाले दिन यानी 14 मई 2018 को शाम के 7:10 के आसपास जेसिका काम से वापस आई थी। उससे पहले घर में मितेश मौजूद था। सीसीटीवी के मुताबिक शाम 7:40 के आसपास मितेश घर के बाहर जाता है और पास के ही एक पिज्ज़ा स्टोर पर पहुंचता है। पिज्ज़ा स्टोर की सीसीटीवी फुटेज से भी पता चलता है कि 8 बजे के आसपास मितेश पिज्ज़ा स्टोर पर पिज्ज़ा खरीद रहा था। सीसीटीवी के मुताबिक रात के 8:20 के आसपास मितेश वापस घर के अंदर जाता है और फिर 8:22 पर वो इमरजेंसी हेल्पलाइन पर 999 पर फ़ोन करता है। नितेश का कहना था कि किसी ने घर में घुसकर लूटपाट की है और जेसिका की हत्या कर दी है। लेकिन अब सीसीटीवी की हार्ड डिस्क मिलने से साफ हो गया था कि वह मितेश ही आखिरी आदमी था जो इस घर में आया था। इसके अलावा मोबाइल की डेटा एनालिसिस से भी खुलासा होता है कि जिस समय जेसिका की मौत हुई थी उसी समय मितेश पूरे घर में भाग दौड़ कर रहा था। यह सभी संकेत चीख चीख कर इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं घर के अंदर मौजूद शख्स ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस सख्ती से मितेश पटेल से पूछताछ शुरू कर देती है। इस पूछताछ के बाद जो खुलासा होता है वो रोंगटे खड़े करने वाला होता है। मितेश के बयान के मुताबिक 7:10 पर जैसे ही जेसिका काम से वापस लौटकर घर के अंदर दाखिल हुई तभी पहले से तैयार मितेश ने पहले उसके गर्दन पर काफ़ी अधिक मात्रा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया। इसके बाद नितेश ने जेसिका के मुंह पर बड़ा सा पॉलीथीन बैग डाल दिया। अचानक हुए हमले की वजह से जेसिका जमीन पर गिर गई। इंसुलिन के ओवरडोज ने भी काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जेसिका बेहोशी की हालत में चली गई। इधर मितेश ने प्लास्टिक बैग को जेसिका के मुंह पर इस तरह लपेट दिया कि प्लास्टिक बैग के अंदर जरा सी भी हवा न जाए। इस तरह जेसिका ऑक्सीजन के बिना छटपटाने लगी और धीरे धीरे वह बेहोश हो गई और लगभग 20 मिनट बाद उसकी सांसें थम गई। जब मितेश को यकीन हो गया कि जेसिका मर गई है तब सबसे पहले उसने जेसिका के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया और फिर जेसिका के पूरे शरीर पर टेप चिपका दिया। इसके बाद वह घर का सामान बिखेरने में लग गया ताकि घर में लूट का सीन बनाया जा सके। ये सब कुछ करने के बाद उसने जेसिका के पास मौजूद उसका मोबाइल फ़ोन निकालकर बाहर पड़े डस्टबिन में डाल दिया। फिर बड़े आराम से वो बाहर गया जहाँ से पिज़्ज़ा खरीद कर लाया और फिर 8:20 के आसपास अंदर आते ही वह सीधा ऊपरी फ्लोर पर चला गया क्योंकि उसे याद आया कि उसने सीसीटीवी का हार्ड डिस्क तो छुपाया ही नहीं है। हार्ड डिस्क को कपड़े से भरे सूटकेस में छुपाने की बात फाइनली मितेश इमरजेंसी हेल्पलाइन पर फ़ोन करता है। इस खुलासे के बाद पुलिस हत्या की वजह जानने की कोशिश करती है। फिर जो खुलासा होता है वो और भी हिला देने वाला था। मितेश के बयान के मुताबिक 2008 से 9 में उसने जेसिका के साथ जो प्यार और फिर शादी की थी बस वो उसकी एक बड़ी प्लानिंग का छोटा सा हिस्सा था। दरअसल मितेश एक गे था जिसे महिलाओं में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जो कि मितेश का परिवार बेहद ही धार्मिक था। इसलिए मितेश अच्छे से समझता था कि उसका परिवार इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने जेसिका की मासूमियत और भोलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ पहले प्यार और फिर शादी का नाटक किया। उसने जेसिका के साथ शादी ज़रूर की थी मगर शादी के बाद उसने एक बार भी जेसिका के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। शादी के 10 महीने बाद जेसिका ने इस बात का जिक्र अपनी बहन से भी किया था। यहाँ तक कि शादी के 6 साल बीत जाते हैं और इन दोनों के बीच एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं। इसके बावजूद जेसिका पूरी ईमानदारी से रिश्ते को निभाती रहती है, बस इस उम्मीद के साथ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मितेश एक तरफ जेसिका से दूर भागता था
तो दूसरी तरफ वो हमेशा गे पार्टनर की तलाश में लगा रहता था। इसके लिए उसने ग्रीटिंग ऐप और अपनी प्रोफाइल भी बना ली थी। इस डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात ब्रिटेन में ही रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर अमित पटेल से होती है। डॉक्टर अमित पटेल भी गे ही थे। यहीं अमित और नितेश की दोस्ती होती है और फिर इन दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये दोनों कई बार शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। मितेश अमित को लेकर इतना पागल हो जाता है कि उसी के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगता है। हालांकि 2016 में अमित ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। इसके बावजूद मितेश की दीवानगी कम नहीं होती है और अब वह घंटों अमित से फ़ोन पर बातें करने लगता है। यहाँ तक कि उसने घर का ऊपरी कमरा अपने लिए रिजर्व कर रखा था, जहाँ वह सुबह के 4 बजे तक अमित से ही फ़ोन पर लगा रहता था। अमित के साथ मितेश की दिल लगी चल रही थी कि जैसिका को कहीं से भनक लग जाती है। मितेश एक गे है और वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। जब जैसिका इस बारे में मितेश से बात करती है तो वह इस बात को सिरे से नकार देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि बाद में वह सच को स्वीकार लेता है, क्योंकि उसकी तस्वीर अपने ही फार्मेसी के पास एक लड़के को किस करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई थी। यहाँ मितेश वादा करता है कि मैं कभी भी अमित से नहीं मिलूंगा, बस तुम किसी से कुछ भी मत कहना। जैसिका मितेश की यह बातें मान लेती है। इसी के कुछ समय बाद नितेश जैसिका को IVF के जरिए बच्चे जन्म देने का प्लान समझाता है। जैसिका इस पर भी मान जाती है। IVF के पहले 3 अटेम्प्ट तो नाकाम हो जाते हैं, मगर चौथे अटेम्प्ट में कामयाबी मिलती है। सभी काफ़ी खुश होते हैं, मगर ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, क्योंकि इस खबर के मिलने के अगले ही दिन मितेश जैसिका की हत्या कर देता है। दरअसल मितेश IVF के लिए एक साजिश के तहत तैयार हुआ था। कथित तौर पर उसने अपने गे पार्टनर डॉक्टर अमित पटेल के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि जैसे ही IVF सक्सेस होगा वो जैसिका की हत्या कर देगा। उसके बाद उस फर्टिलाइज़र डैम को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे डॉक्टर अमित के पास चला जाएगा। वहाँ सैरोगेसी के जरिए बच्चे भी हासिल कर लेगा, साथ ही वो अमित से वहीं पर शादी भी कर लेगा। प्लान के मुताबिक मितेश ने ऐसा ही किया। मितेश को मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने पैसे का भी प्रबंध कर लिया था। एक्चुअली प्लान के मुताबिक मितेश ने जैसिका की हत्या करने से कुछ महीने पहले जैसिका का लगभग 18 करोड़ का इंश्योरेंस भी करवा दिया था। मितेश का प्लान था कि जैसिका की हत्या को पहले मर्डर का रूप दिया जाए और फिर इंश्योरेंस की रकम तथा फर्टिलाइज्ड लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने पार्टनर अमित के पास भाग जाया जाए, मगर पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और ये सभी राज खुलने के बाद जैसिका की हत्या के तीसरे दिन ही पुलिस ने मितेश को जैसिका की हत्या तथा सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मितेश की सच्चाई जानकर तो एक पल के लिए जैसिका के परिवार वालों को भी पुलिस द्वारा बताई गई सच्चाई पर यकीन नहीं होता है। पुलिस जैसिका और मितेश के आईफोन हेल्थ ऐप के डेटा को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करती है, जहां जैसिका की मौत के समय नितेश के घर के अंदर भागने दौड़ने के रिकॉर्ड मौजूद थे। इसके अलावा जांच पड़ताल में मितेश की फार्मेसी से वही बरामद हुआ जो टेप जैसिका के शरीर पर लपेटा गया था। पुलिस ने कोर्ट में मितेश की गूगल सर्च हिस्ट्री को भी सबूत के तौर पर पेश किया था। मितेश ने गूगल पर हत्या करने के तरीकों, हत्या करने के बाद इंश्योरेंस की रकम को पाने के तरीके पता किए, हत्या से जुड़े काफ़ी कीवर्ड सर्च किए थे। जैसिका पटेल की हत्या के 7 महीने बाद यानी दिसंबर 2018 में इस केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई और सिर्फ 2.5 घंटे की सुनवाई में मितेश पटेल का गुनाह साबित हो गया और उसे जैसिका पटेल की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जज ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि कम से कम 30 साल तो लगातार मितेश पटेल को जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना था। फिलहाल मितेश जेल में है, जबकि मितेश के गे पार्टनर डॉक्टर अमित पटेल आज़ाद हैं। वैसे जैसिका की हत्या से 10 दिन पहले यानी 4 मई 2018 को मितेश अमित को टेक्स्ट मैसेज करते हुए पूछता है, यू नो दिस प्लान, डू यू थिंक विल सक्सीड? जवाब में अमित कहता है, ओनली यू नो द आंसर। इतना ही नहीं, जैसिका की हत्या वाली रात से ठीक 1 रात पहले अमित और मितेश ने 39 मिनट तक लगातार वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। यह लगातार टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी बात कर रहे थे।
पुलिस ने 50 पन्नों में टेक्स्ट मैसेज को भी दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किए थे, मगर कोर्ट में डॉक्टर अमित पटेल का गुनाह साबित नहीं हुआ और वो आज आज़ाद है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बात है 6 जुलाई 2017, कानपुर के पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है। मेरी लड़की 7वीं मंजिल से गिरी है, मुझे उसकी लाश मिली है। जगह है प्रेम प्रकाश कॉलोनी। फ़ोन था। कागज व्यापारी पदम अग्रवाल का मामला हाई प्रोफाइल था। खबर मिलते ही थाने में अफरा तफरी का माहौल छा गया। पुलिस अधिकारियों की जीपें लगातार वहां पहुंचने लगी। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आनंद देव तिवारी और कई उच्च अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। सभी पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ ही स्वरूप नगर तथा करनैलगंज से पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और इन सबके बीच जमीन पर पड़ी थी 27 वर्षीय लड़की की लाश। लाश काफी बुरी हालत में थी, जिसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया था। सर की हड्डी टूट चुकी थी। शरीर के अन्य हिस्सों की हड्डियां भी बुरी तरीके से टूट गई थीं। हम बात कर रहे हैं ऐसी दर्दनाक मौत की जिसने एक चुलबुली, खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की को देखते ही देखते लाश में बदल दिया। उसे यह मौत जन्मदिन पर सरप्राइज गिफ्ट की तरह मिली थी। क्या यह एक हादसा था या एक प्री प्लान मर्डर? आइए जानते हैं इस हादसे का पूरा सच क्या था, और अगर यह मामला मर्डर का था तो कौन था इसके पीछे और आखिर उसका मकसद क्या था। दोस्तों, कहानी है हर्षिता अग्रवाल की और कहानी के बेहद अहम किरदार 4 हैं। खुद हर्षिता अग्रवाल, उसका पति उत्कर्ष अग्रवाल, उसका ससुर सुशील अग्रवाल और सास रानू अग्रवाल। 6 जुलाई 2019 को 11:21 पर सुबह कागज व्यापारी पदम अग्रवाल को कॉल आती है। कॉल उनकी बेटी हर्षिता अग्रवाल की थी। हर्षिता काफी टेंशन में लग रही थी। उसने कहा, पापा हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है, ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पदम अग्रवाल ने तुरंत हर्षिता के ससुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पिता पदम अग्रवाल हर्षिता के घर जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि 12:42 दोपहर एक बार फिर फोन आया, लेकिन इस बार यह उनकी प्यारी बेटी का नहीं बल्कि उसके ससुर सुशील अग्रवाल का था, जिन्होंने उन्हें एल्डोराडो अपार्टमेंट स्थित अपने आवास पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा। पदम अग्रवाल पत्नी संतोष और बेटी दीपिका के साथ वहां पहुंचे, लेकिन आगे बढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन हिल गई। सामने पड़ी थी हर्षिता की लाश। हर्षिता के ससुराल वाले ने इस हादसे को आत्महत्या का मामला बताया। पुलिस ने कड़ाई से जांच पड़ताल शुरू कर दी और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज सच खोज निकाला जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, अपराधी कैसा भी हो वो बच नहीं सकता। पदम अग्रवाल अपने परिवार के साथ सरोजनी नगर क्षेत्र के मूर्ति बिहार में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी संतोष के अलावा 2 खूबसूरत और पढ़ी लिखी बेटियां भी थीं। बड़ी बेटी दीपिका, जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने परिवार में काफी खुश थी, और दूसरी लाडली छोटी बेटी हर्षिता, जिसका जन्म 7 जुलाई 1991 को रविवार के दिन हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वो इसमें अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए उसने बम्बई के एक कॉलेज में एनिमेशन में ग्रेजुएशन किया और वापस आ गई। खाली बैठना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद वह वहीं के एक स्कूल डीएसपी कल्याणपुर में पढ़ाने लगी। लेकिन पिता पदम अग्रवाल जल्द से जल्द अपनी लाडली बेटी को भी ससुराल भेजना चाहते थे, जहां उसे बड़ी बेटी दीपिका की तरह उसे भी मायके जैसा ही भरपूर प्यार मिल सके। लेकिन उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। काफी कोशिशों के बाद कानपुर का ही एक लड़का उत्कर्ष अग्रवाल पसंद आ गया। उत्कर्ष के पिता सुशील अग्रवाल की फिलामेंटस प्राइवेट लिमिटेड नाम से पॉलिएस्टर धागे बनाने की फैक्ट्री थी और वे कानपुर के कोना थाना क्षेत्र में एल्डोराडो अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रानी अग्रवाल के अलावा उनके 2 बच्चे, बेटा उत्कर्ष और बेटी परिधि थे। उत्कर्ष के पिता का अच्छा खासा व्यापार था और उस पर किसी तरह की कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं थी। पदम अग्रवाल को तो ये रिश्ता पसंद आ गया। हर्षिता की माँ, उत्कर्ष की माँ, उनके परिवार में उनकी पत्नी रानू अग्रवाल के अलावा उनके 2 बच्चे, बेटा उत्कर्ष और बेटी परिधि थे। उत्कर्ष के पिता का अच्छा खासा व्यापार था
और उस पर किसी तरह की कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं थी। पदम अग्रवाल को ये रिश्ता पसंद आ गया। हर्षिता की माँ उत्कर्ष की माँ रानू अग्रवाल को पहले से ही जानती थी। लोग उन्हें काफी तेज तर्रार कहते थे, लेकिन हर्षिता की माँ ने सोचा हर पढ़ी लिखी औरत को लोग ऐसा ही बोलते हैं, और बात आई गई हो गई। जल्दी ही कानपुर की 25 साल की इस खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की हर्षिता ने हैंडसम उत्कर्ष से शादी के लिए हाँ कर दी। बिना देर किए दोनों परिवारों ने 24 जनवरी 2017 ऑर्छा रिसोर्ट में इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की। इस शादी में एक कानपुर शहर के उद्योगपतियों के अलावा अनेक जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। शादी हंसी खुशी संपन्न हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूल्हे का परिवार शादी से जुड़े हर खर्चे का पेमेंट लड़की वालों के ऊपर डाल रहे थे, बल्कि अपने खर्चों के बिल भी उन्होंने दुल्हन के परिवार को दे दिए थे। ये सब पदम अग्रवाल और उनकी पत्नी संतोष को अजीब तो लगा, पर बेटी की खुशी देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस शादी पर लगभग 40 से 45 लाख का खर्चा हो गया, पर यह तो शुरुआत थी। शादी के मात्र 6 महीने बाद हर्षिता के ससुराल वालों ने पैसे की मांग की। उन्होंने हर्षिता से कहा, फैक्ट्री की इन मशीनों के लोन चुकाने के लिए तुम अपने पापा से 2 करोड़ रुपए लेकर आओ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे भी तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है। हर्षिता यह सुनकर हैरान रह गई और उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और इसी दिन से हर्षिता पर अत्याचार शुरू हो गया। सास रानू अग्रवाल ने हर्षिता का जीना मुश्किल कर दिया। घर में नौकरानी होते हुए भी रानू अग्रवाल हर काम हर्षिता से करवाती। मेहमानों के सामने बुरी तरीके से उसकी बेइज्जती करने लगी। कमाल की बात यह थी कि हर्षिता का पति उत्कर्ष, जो उसके साथ प्यार के वादे करता था, सब कुछ सुनकर भी खामोश ही नहीं रहता, बल्कि माँ का साथ भी देता। हर्षिता के माता पिता काफी हैरान थे, क्योंकि शादी के बाद हर्षिता काफी उदास नजर आती थी, लेकिन बहुत पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताती। माँ की कसम देकर पूछने पर उसने बताया कि ससुराल में उसे परेशान किया जा रहा है और 2 करोड़ पिताजी से मांग कर लाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह सुनने के बाद हर्षिता के माता पिता ने हर्षिता से उत्कर्ष को छोड़ देने के लिए कहा, पर वह बोली, माँ ये कुछ दिनों की बात है, मैं उत्कर्ष को बहुत प्यार करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ हर्षिता की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। अब उत्कर्ष की बहन परिधि भी हर्षिता के खिलाफ रानू अग्रवाल के कान भरने लगी, जिसके बाद उसको पहले से भी ज्यादा तंग किया जाने लगा। हालात इतने खराब हो गए थे कि रानू अग्रवाल हर्षिता पर हाथ भी उठाने लगी। भोली भाली हर्षिता का खामोशी से सब सहते रहना उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ हर्षिता की गिरती हुई सेहत देखकर जब माता पिता ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने सब कुछ उन्हें बताया, जिसके बाद हर्षिता के माता पिता उसे वापस अपने घर ले आए और हर्षिता को उत्कर्ष को छोड़ देने की सलाह दी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका पति उत्कर्ष उसे लेने पहुंच गया और उसने हर्षिता और उसके घर वालों से वादा किया कि आगे से उसे परेशान नहीं किया जाएगा। पति के प्यार में डूबी भोली भाली हर्षिता भी वापस जाने के लिए मान गई और ससुराल चली गई। हर्षिता के वापस आने के बाद कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके ससुराल वाले जल्द ही फिर से अपने पुराने तरीकों पर आ गए और उसे परेशान करने लगे। उस समय उसकी ननद परिधि की शादी होने वाली थी। हर्षिता की ससुराल वाले उस पर दबाव डालने लगे कि वह अपने माँ बाप से 25 लाख रुपए मांगकर उन्हें दे दे। हर्षिता ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, पर वह काफी चुप रहने लगी। ये देख उसकी माँ संतोष ने उसे फिर अपनी कसम दी, जिस पर हर्षिता ने संतोष को 25 लाख मांगने की बात बताते हुए कहा कि किसी भी हाल में उन्हें पैसा नहीं देना है। 8 मार्च 2019 को हर्षिता की ननद परिधि की शादी हो गई, और क्योंकि उन्हें हर्षिता के परिवार से पैसे नहीं मिले थे, हर्षिता की सास रानू अग्रवाल ने हर्षिता को तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हर्षिता से कहा, मैं नौकरानी को 8,000 रुपए देती हूँ और तुम बिस्तर पर लेटी रहती हो। यहाँ रहना है तो काम करने होंगे। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई एक लड़की जो अपने घर एक रानी की तरह रहती थी, उसे अपने ससुराल में एक नौकरानी से भी बुरा जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। उसे घर के ऐसे छोटे मोटे काम जो नौकर चाकर भी नहीं करते, करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। इसके साथ ही उसकी सास आए दिन उस पर हाथ उठाने लगी, यहाँ तक कि अब हर्षिता को उसके अपने खर्चों के लिए भी पैसा नहीं दिया जाने लगा। हर्षिता के पिता हर्षिता का हाल देख काफी दुखी थे। उन्होंने उसे डेली की टेंशन से दूर करने और जीवन में खुशी के पल लाने के लिए USA की यात्रा पर ले जाने का प्लान बनाया।
उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को दामाद के साथ यूएस घूमने भेजा और साथ में खुद भी गए। उन्हें लगा शायद इससे बेटी के जीवन में कुछ चेंज आएगा। 15 जून को वे लोग वापस भारत लौट आए। हर्षिता ने कुछ दिनों तक कोई शिकायत नहीं की। वैसे भी हमेशा अपने परिवार को परेशान करने के बजाय अपने मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को सहन करने की कोशिश करती थी। 7 जुलाई को हर्षिता का बर्थडे भी था, इसलिए हर्षिता के घर वालों ने 7 जुलाई को हर्षिता के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की और लोगों को भी इनविटेशन भेज दिया था। लेकिन उसके जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले 6 जुलाई 2019 को 11:21 पर सुबह हर्षिता ने अपने पिता को फ़ोन किया और उनसे उसे घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए अपने पापा से कहा, पापा हमें बुला लो, हमारी सास हमें झाड़ू से मार रही है, ससुराल वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वह काफ़ी टेंशन में थी। पिता को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत उसके ससुर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पिता पदम अग्रवाल जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि दोपहर 12:42 पे उनके पिता के पास एक बार फिर फोन आया, लेकिन इस बार यह उनकी प्यारी बेटी का नहीं बल्कि उनके ससुर सुशील अग्रवाल का था, जिन्होंने उन्हें एल्डोराडो अपार्टमेंट स्थित अपने आवास पर तुरंत पहुंचने के लिए कहा। वे अपनी पत्नी और बड़ी बेटी दीपिका को लेकर आनन फानन में जब बेटी के घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि हर्षिता की बॉडी बिल्डिंग से नीचे गिरी पड़ी थी। उनकी प्यारी छोटी राजकुमारी अब नहीं रही थी। उसे 7वीं मंजिल से उसके ही अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। हर्षिता के साथ ससुर और पति उत्कर्ष शव के पास खड़े थे। उन्होंने पदम अग्रवाल की तरफ बढ़ते हुए कहा, हर्षिता ने आत्महत्या कर ली, वो 7वीं मंजिल से कूद गई। यह सुनते ही पदम अग्रवाल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मेरी बेटी हर्षिता कूदी नहीं है, बल्कि तुम लोगों ने इसे मार डाला है। मैं तुम लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी और अपने परिवार तथा सभी संबंधियों को भी घटना के बारे में बता दिया। संतोष अपनी फूल सी बेटी का शव देखकर बेहोश हो गई। दीपिका किसी तरह अपने माता पिता को संभालने की कोशिश करने लगी। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों की जीपें वहां पहुंचने लगी। आईजी मोहित अग्रवाल, एसपी आनंद देव तिवारी और कई उच्च अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। सभी पुलिस अधिकारी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ ही साथ स्वरूप नगर तथा करनैलगंज से भी पुलिस अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस अधिकारियों ने फ्लैट की किचन से बराबर वाले उस खिड़की की जांच पड़ताल की जहां से हर्षिता गिरी थी या फिर उसे फेंका गया था। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने हर्षिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। घटना स्थल पर अन्य लोगों के अलावा हर्षिता का पति उत्कर्ष तथा उसके माता पिता मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने सबसे पहले हर्षिता के पति उत्कर्ष से पूछताछ की तो उसने बताया कि हर्षिता से मैं कितना प्यार करता था, इसका सबूत मेरे पास नहीं है, मगर उसके जाने से सब कुछ खत्म हो गया। शादी के बाद हम सब बेहद खुश थे। उसका अपना फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू कराने वाले थे। उसे आने जाने के लिए कार भी दी थी, कोई रोक टोक नहीं थी। 28 मई से 16 जून तक हम अमेरिका में रहे। तब भी फ्यूचर को लेकर सपने बुने, लेकिन क्या पता था कि सारे सपने टूट जाएंगे। घटना वाले दिन मैं और पापा फैक्ट्री में थे। मम्मी का फोन आया तो हम लोग आए। हर्षिता आत्महत्या नहीं कर सकती, वह खिड़की से नीचे कैसे गिर गई कुछ नहीं मालूम। हर्षिता के ससुर सुशील कुमार अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि जिस समय वह घर से निकले उस समय घर में सब कुछ ठीक ठाक था। दोपहर 12:30 बजे के करीब पत्नी रानू ने फोन करके बताया कि बहू हर्षिता अपार्टमेंट की खिड़की से गिर गई है। यह पता चलते ही उन्होंने हर्षिता के पिता को फोन किया और फौरन घर आने को कहा। फिर बेटे उत्कर्ष को साथ लेकर घर के लिए चल दिए। घर पहुंचे तो वहां बहू हर्षिता का शव नीचे पड़ा मिला। हर्षिता की सास रानू अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि सुबह 9 बजे के लगभग उत्कर्ष अपने पापा के साथ फैक्ट्री चला गया। कुछ देर बाद नौकरानी शकुंतला आ गई। हर्षिता उस समय सफाई कर रही थी, उन्हें कोरियर करना था। जैसे ही वह कोरियर का पैकेट लेकर फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंची, नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नौकरानी हर्षिता को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो बहू की मौत हो चुकी थी। शायद खिड़की के पास गंदगी को साफ करते समय उसका पैर फिसल गया। फिर उन्होंने इस घटना की जानकारी फोन पर पति को दी। परिवार के बयान लेने के बाद पुलिस ने देखा कि अग्रवाल परिवार में काम करने वाली नौकरानी शकुंतला, जो घटना के समय वहीं मौजूद थी, वहीं खड़ी है।
इसलिए पुलिस ने उसका भी बयान लिया और उसने चौंका देने वाले बयान ने पहली बार रानू अग्रवाल के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया सुबह 9:30 बजे जब शकुंतला फ्लैट पर पहुंची थी, उस समय हर्षिता का पति उत्कर्ष अग्रवाल और ससुर सुशील अग्रवाल फैक्ट्री जा चुके थे। केवल हर्षिता और रानू अग्रवाल फ्लैट में मौजूद थे। किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। रानू अग्रवाल ने हर्षिता से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नौकरानी को 8,000 दिए जाते हैं और तुम कमरे में पड़ी रहती हो, घर का काम क्यों नहीं करती। गुस्से में हर्षिता ने भी उन्हें जवाब दिया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए शकुंतला हर्षिता को समझा बुझाकर कमरे में ले गई। रानू अग्रवाल भी वहां पहुंच गई और हर्षिता को कमरे में चप्पल और झाड़ू से मारने लगी और उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया, जिसके बाद वह काम करने चली गई। जब एक काम कर रही थी तो अचानक 12:30 बजे रानू अग्रवाल की आवाज आई। आवाज सुनकर जब वह देखने गई तो हर्षिता खिड़की से नीचे लटकी थी। नौकरानी ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। इस दौरान रानू अग्रवाल दर्शक की तरह वहां पीछे खड़ी रहीं। उन्होंने कोई मदद तक नहीं की। नौकरानी शकुंतला के बयानों के बाद थाना प्रभारी ने पुलिस अधिकारियों के आदेश पर रानू अग्रवाल को महिला पुलिस के सहयोग से हिरासत में ले लिया। जल्द ही पुलिस के हाथ एक और पुख्ता सबूत के रूप में एक सीसीटीवी फुटेज आया, जिसमें हर्षिता की सास रानू अग्रवाल बहू की लाश के पास पहुंची, फिर अपने पति को फोन किया और बोली, सी इज फिनिश्ड, खिड़की से नीचे कूद गई है। उन्होंने लाश के पास से एक कार की चाबी और मोबाइल उठाया, फिर वहां से चली गई। ये खबर कानपुर के मीडिया चैनल्स और अखबारों में बहुत तेजी से फैली। कई महिला संगठन भी सामने आए और घटना की बुराई करते हुए परिवार को इंसाफ दिलवाने का आश्वासन दिया। हर्षिता के परिवार ने हर्षिता के पति, उसके ससुर, सास और ननद के खिलाफ कोना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। बाद में उसकी ननद परिधि और नंदोई का नाम एफआईआर रिपोर्ट से हटा लिया गया। हर्षिता के पति, ससुर और सास को जेल भेज दिया गया। दहेज हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ और पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और कोई भी कोर्ट या वकील उन्हें बचा ना पाए। आरोपी जेल में है और उन पर मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हर्षिता के ससुराल वालों को सजा मिलेगी या फिर बच जाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। हम चलते हैं ऐसी एक नई सच्ची घटना की खोज में जिसके अंजाम से उठे सवाल आपको आपका चैन छीनकर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। साल 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पाई गई थी। तारीख थी 17 जुलाई। यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का मामला समझा, लेकिन जब इस केस की जांच आगे बढ़ी तो 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूपी पुलिस ने जिन लोगों को कातिल ठहराया था उनकी भी उसी दिन हत्या कर दी गई थी जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था। वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से चर्चित इस केस में बहुत सी चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा केस क्या था और हत्या करने के पीछे कातिल का क्या मकसद था। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस केस में सबसे अहम किरदार 6 लोग हैं। वेद प्रकाश करोड़ीवाल, उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी नैना, उनका बेटा शुभम, रितेश कटियार और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को यूपी के हापुड़ की कैनाल में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है तो लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। देखते ही देखते वहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि सभी हैरान थे कि आखिर इस नहर के अंदर लड़की की लाश कहां से आ गई। इसलिए उस इलाके के रहने वाले लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। खबर मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने उस नहर में से उस शव को निकलवाया। वहीं पास में ही एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी थी जिसे पुलिस ने यह अंदाजा लगा लिया था कि लाश को उसी कार में लाया गया था। इसलिए पुलिस ने उस कार की छानबीन शुरू कर दी, पर कार से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। कार के ऊपर जो नंबर था उससे यूपी पुलिस ने पता लगाया
कि वो कार दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वेद प्रकाश करोड़ीवाल की है। पर जब यूपी पुलिस नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में पहुंची तो उस महिला के माता पिता और भाई घर पर नहीं थे। घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पूरा परिवार आखिर कहाँ गया है। लड़की की पहचान नैना करोड़ीवाल के तौर पर हुई, जो कि लगभग 21 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूपी पुलिस ने इस केस को इस नजरिए से देखा कि नैना का जरूर किसी लड़के के साथ अफेयर होगा और घर वाले उसके खिलाफ होंगे, इसलिए समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की के माँ बाप और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। यूपी पुलिस ने इस मामले की जो भी तफ्तीश की उसमें पुलिस के हाथों ज्यादा कुछ नहीं लगा। पूरा परिवार ही गायब था। इसलिए यूपी पुलिस ने जब इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दायर की तो इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया और कोर्ट में कहा कि लड़की के घर वाले उसकी हत्या करने के बाद फरार हो गए। पुलिस की रिपोर्ट और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने नैना के सभी फैमिली मेंबर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये केस पूरी तरह से ऑनर किलिंग का था और अब खत्म हो गया। इस केस को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, जब यूपी पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला बताकर केस को क्लोज कर दिया तो उस वक्त हत्यारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि चार लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी वो ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे। पर चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ इस हत्याकांड में भी हुआ। 2 साल बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला दावा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया था कि नैना का परिवार कहीं भागा नहीं है, बल्कि परिवार के चारों सदस्यों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली क्राइम पुलिस को एक दिन इस केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज पता चला जिसने इस पूरे मामले को पलटकर ही रख दिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जो बातें पता चली वो बहुत ही चौंकाने वाली थीं। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने सारी बाजी पलटकर रख दी और उस वजह से ही कातिलों का भांडा फोड़ हो सका। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि मर्डर के 2 साल बाद दिल्ली क्राइम पुलिस को आखिर कौन सा राज पता चला जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सकी। दोस्तों, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस कहानी में 6 किरदार अहम थे। अभिषेक और रितेश के अलावा 2 नाम और सामने आए। इस केस में मनोज बावला और सोनू। मनोज वो कड़ी बना जिसकी वजह से इस केस को रीओपन किया गया। हुआ कुछ यूं था, जब पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया तो अनजाने में ही मनोज बावला नाम के लड़के ने इस वारदात के बारे में किसी को बताया था। उसने सेखी मारते हुए कहा कि 2 साल पहले उसने 4 लोगों का मर्डर किया था और आज तक क्राइम पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। यह बात किसी तरह दिल्ली क्राइम पुलिस के कानों तक जा पहुंची और पुलिस ने अपनी तहकीकात फिर से शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा था कि अब वेद प्रकाश फैमिली के हत्यारों को क्राइम पुलिस धर दबोचेगी। पर दोस्तों, इस कहानी में फिर एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आ गया जिसने पुलिस को भी घुमा कर रख दिया। दरअसल जब इस केस की तहकीकात करते हुए पुलिस मनोज बावला तक पहुंची तब तक उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और अपनी जांच जारी रखी। फिर तहकीकात करते हुए पुलिस को पता चला कि मनोज बावला की दोस्ती अभिषेक पाल के साथ थी। पुलिस को अभिषेक पर शक हुआ और शक की बुनियाद पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि आखिर किसी की इस परिवार से क्या दुश्मनी थी जो पूरे परिवार को ही मौत की नींद सुला दिया। आखिर हत्यारे का मकसद क्या था? नैना की लाश अगर हापुड़ की नहर से मिली थी तो बाकी लोगों की लाशें कहाँ थीं? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे। तो इन सब के जवाब पाने के लिए अब पुलिस ने अभिषेक पाल से पूछताछ की। पहले तो अभिषेक ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब अपना रवैया थोड़ा सख्त किया तो वह टूट गया। उसके बाद पुलिस के सामने उसने कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तो अभिषेक पाल ने दिल्ली क्राइम पुलिस को ऐसा क्या बताया था? ये सब के बारे में जानने के लिए हमें घटना से पहले के समय में जाना होगा। वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश करोड़ीवाल एक फाइनेंसर थे।
उसके अलावा दिल्ली के मजनू का टीला नाम की जगह पर उनकी कपड़ों का बिजनेस भी था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी साधना और बेटी नैना के अलावा एक बेटा शिवम भी था। पूरी फैमिली बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटियार नाम का एक लड़का काम करता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि नौकरी करके वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। पर कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा होना जरूरी है, जो उसके पास नहीं था। उसने इस बारे में वेद प्रकाश से बात की और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसके पास काम की शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं है। इस पर वेद प्रकाश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से रितेश कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश करोड़ीवाल से 9 लाख रुपए का लोन ले लिया। जब रितेश ने कर्ज लिया था तो उस वक्त अभिषेक पाल उसका गारंटर बना था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश करोड़ीवाल की दुकान भी किराए पर ले ली थी। तो वेद प्रकाश करोड़ीवाल की हेल्प से अब रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा और हर महीने रितेश कटियार वेद प्रकाश को लोन की किस्त दे दिया करता था। लेकिन उसका बिजनेस दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और उसे नुकसान होने लगा। लगातार होते घाटे की वजह से अब रितेश के लिए हर महीने लोन की इंस्टॉलमेंट देना और दुकान का किराया देना बहुत मुश्किल हो गया था। जब रितेश कटियार ने कर्जे की किस्त और रेंट देना बंद कर दिया तो पहले तो वेद प्रकाश करोड़ीवाल ने उससे प्यार से कहा कि वह समय पर उसे उसका पैसा दे दिया करे। लेकिन जब रितेश कटियार के सिर पर जूं नहीं रहेंगी तो उसने फिर उसके ऊपर अपने पैसे वापस लेने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन बहस होने लगी। पैसों की वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई। लेकिन इस परेशानी का कोई हल नहीं था, क्योंकि रितेश कटियार का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। तो ऐसे में उसके पास वेद प्रकाश को देने के लिए पैसे नहीं थे। रोज रोज की चिकचिक और बहसमबाजी से रितेश कटियार बहुत परेशान हो गया था। रितेश इस सब से छुटकारा पाना चाहता था। वेद प्रकाश अब रितेश कटियार के अभिषेक पर भी पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाने लगे थे, जिससे वह भी परेशान हो गया था। जब किसी तरह से कोई बात बनती नहीं दिखी, तब एक दिन इन दोनों ने फैसला किया कि वे इस प्रॉब्लम का कोई बहुत ही अच्छा हल निकालेंगे। उन्हें अब कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से यह मामला पूरी तरह से खत्म हो जाए। पर आपको यकीन नहीं आएगा कि इन दोनों के शैतानी दिमाग में एक ऐसा घिनौना आइडिया आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब आगे जो भी आपको इस केस में पता चलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देगा और आप अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब ये दोनों बहुत ही खतरनाक काम करने वाले थे। काफ़ी सोचने के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि वेद प्रकाश करोड़ीवाल को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। हत्या की साजिश रचने में इन्होंने 2 किशोर लड़कों मनोज बावला और सोनू को भी शामिल कर लिया था। प्लान के मुताबिक अभिषेक ने अब नैना के छोटे भाई शुभम को ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मकसद था कि भाई इस परिवार के करीब आ जाए, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। जब इनको लगा कि सब कुछ इनकी योजना के हिसाब से हो रहा है, तब इन्होंने 15 जुलाई को वेद प्रकाश करोड़ीवाल की हत्या की योजना बनाई। हत्या वाले दिन यानी कि 15 जुलाई 2016 को अभिषेक पाल लगभग सुबह के 11 बजे वेद प्रकाश करोड़ीवाल के घर पहुंच गया और उसने वेद प्रकाश से कहा कि शुभम की कार के टायर खराब हो रहे हैं और उन्हें चेंज करवाना जरूरी है। उसने वेद प्रकाश को टायर बदलवाने के लिए अपने साथ टायर की शॉप पर चलने के लिए कहा। बस फिर क्या था, वेद प्रकाश अभिषेक के साथ टायर वाले की दुकान पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अभिषेक उनके साथ कोई खूनी खेल खेलने वाला है, क्योंकि चाहे लाख लड़ाई झगड़ा सही, पर वेद प्रकाश को अभिषेक के ऊपर भरोसा था, क्योंकि वह उनकी दुकान पर काफी समय से काम करता था। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उनकी और उनके पूरे परिवार की जान गई। कई बार हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए आस्तीन का सांप बन जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरे लोगों पर हद से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए।
तो अपने घर से निकलकर वेद प्रकाश गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गए। वेद प्रकाश करोड़ीवाल फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे कि तभी मौका देखकर हत्यारों ने क्लच बायर लेकर उनका गला घोंटना शुरू कर दिया। वेद प्रकाश बुरी तरीके से तड़प रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे, लेकिन सब बेकार। जब उनका शरीर ठंडा हो गया तो कातिलों ने उनके शव को कार की डिग्गी में डाल दिया। दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने कितनी चालाकी के साथ वेद प्रकाश करोड़ीवाल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब इन दोनों को इस बात का डर सताने लगा कि जब वेद प्रकाश घर नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे में वेद प्रकाश करोड़ीवाल की पत्नी साधना और बेटा शुभम पुलिस को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि वह अभिषेक के साथ घर से निकले थे। बस इसी डर की वजह से इन दोनों ने फैसला किया कि वह इस पूरी फैमिली को ही निपटा देते हैं। लगभग दोपहर को 2 बजे इन दोनों ने शुभम को कॉल किया और उससे कहा कि तुम्हारी कार के टायर सही हो गए हैं, तुम आकर एक बार गाड़ी चलाकर देख लो कि टायर सही हैं या नहीं। शुभम को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि कोई इस तरह धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर सकता है। वह उनके पास चला जाता है। शुभम की हत्या भी ठीक वैसे ही की गई जैसे वेद प्रकाश करोड़ीवाल की गई थी, यानी कि उसका मर्डर भी क्लच बायर से किया गया था। गला घुटने की वजह से और सांस रुकने की वजह से शुभम ने दम तोड़ दिया। उसका मर्डर करने के बाद अभिषेक और रितेश कटियार ने उसकी बॉडी को भी पीछे डिग्गी में रख दिया, जहां पर पहले से ही वेद प्रकाश करोड़ीवाल की बॉडी रखी हुई थी। दोनों बाप बेटों का काम तमाम करने के बाद अब इन दरिंदों ने अगला निशाना वेद प्रकाश करोड़ीवाल की पत्नी साधना को बनाया। शाम हो चली थी और उस वक्त वे फिर से वेद प्रकाश करोड़ीवाल के घर पहुंच गए और वहां उनकी पत्नी साधना से झूठ बोला कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर साधना परेशान हो गई और वह उन दोनों के साथ घर से निकल गई ताकि जल्द से जल्द अपने पति के पास पहुंच सके। लेकिन बेचारी साधना को क्या पता था कि उनके पति और बेटे का तो पहले ही कत्ल कर दिया गया है और अब उनकी बारी है। साधना को मारने के लिए भी उन्होंने उसी क्लच बायर का इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने वेद प्रकाश और शुभम को ठिकाने लगाया था। अब केवल नैना बची थी। लगभग रात 9 बजे के करीब दोनों आरोपी वेद प्रकाश के घर फिर से जाते हैं और नैना को वहीं एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने उनकी मां साधना को सुनाई थी। नैना भी उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ घर से निकल जाती है। रास्ते में नैना की भी क्लच बायर से गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही घंटों में मौत की नींद सुला दिया गया था और हत्यारों को अपने किए पर ना तो कोई शर्म थी और ना ही दुख। ऐसे लोग इंसान कहलाने लायक नहीं होते। वो अपने किए हुए कांड के बारे में अफसोस तो तब करते जब उनके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत होती। जब उन्होंने उस पूरे परिवार के लोगों को खत्म कर दिया तो उसके बाद भी उस कार को लेकर एक स्कूल में गए जो था और वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। चारों लोगों के शव को वे वहीं पर फेंक कर वापस आ गए। 16 जुलाई की रात को ही एक बार फिर से वह चारों उस स्कूल में गए और उन्होंने सभी लाशों को मैट में लपेटा और एक बार फिर से कार की डिग्गी में रख दिया। लेकिन इस बार कार वेद प्रकाश करोड़ीवाल की थी और यह वही सेंट्रो कार थी जो हापुड़ की नहर के पास मिली थी। वे बहुत चालाकी से अपना काम कर रहे थे ताकि किसी को भी इस हत्याकांड की भनक तक न लगे और इसीलिए उन्होंने उन शवों के ऊपर परफ्यूम से भरी हुई पूरी बोतल छिड़क दी ताकि किसी को बदबू न जा सके। सारा काम करने के बाद हत्यारे सेंट्रो कार को चलाकर यूपी के हापुड़ तक पहुंच गए और वहां पर अपर गंगा कैनाल में चारों लाशों को डाल दिया। अगली सुबह कुछ लोगों ने एक महिला की लाश को नहर में देखा और फिर पुलिस को बुलाया। बाकी 3 लोगों के शवों के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इस मर्डर का मेन अक्यूज्ड रितेश कटियार ने डिप्रेशन और गिल्ट में आकर 2017 में सुसाइड कर लिया था। सोनू की भी मौत हो चुकी थी और बाबला भी सड़क दुर्घटना में मारा गया था। जरा किस्मत तो देखिए इन लोगों की। 1 साल पहले इन्होंने 4 लोगों को निपटाया था और अब वे खुद ही इस दुनिया से जा चुके थे। दिल्ली क्राइम पुलिस ने हत्या की मास्टरमाइंड अभिषेक पाल को गिरफ्तार करके अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिससे सारा केस खुलकर सामने आ गया। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
लेकिन अगर यूपी पुलिस साल 2016 में इस मामले को ऑनर किलिंग का केस नहीं मानते तो अभिषेक पाल इतने टाइम तक ऐश की जिंदगी नहीं गुजार सकता था। पर पुलिस के सामने ये केस कुछ इस तरीके से सामने आया कि तहकीकात के दौरान पुलिस को ये ऑनर किलिंग का मामला ही लगा। शायद हत्यारे जरूरत से ज्यादा चालाक थे, जिन्होंने षड्यंत्र को बहुत ही शानदार तरीके से रचा था। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी जरूर भरता है और हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसा ही इस केस में भी हुआ। दोस्तों, इस पूरे हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यूपी पुलिस ने आखिर सही से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की होगी? आपके हिसाब से क्या वेद प्रकाश करोड़ीवाल ने रितेश कटियार को पैसे देकर गलती की थी, या उन्हें रितेश कटियार और अभिषेक पाल पर जरूरत से ज्यादा पैसे वापस लेने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए था? आप इस केस के बारे में जो भी सोचते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेपाल की वो घटना जिससे पूरा देश हिल गया था। हम आज आपको नेपाल की एक ऐसी क्राइम की कहानी बताने वाले हैं जो 2009 में घटी थी और उसने नेपाल और भारत को दहला दिया था। यह पूरी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। साथ ही यह पूरी कहानी जानने के बाद आप अपनी जिंदगी में शामिल उस शख्स से एक पल के लिए शायद नफरत करने लगेंगे जो आपके बेहद करीब है। साथ ही इस कहानी को जानने के बाद आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जिसे आप शायद पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कब और कैसे घटी थी और इस पूरे मामले में आगे क्या हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। यह महज कहानी नहीं बल्कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सबक भी हो सकती है। वीडियो छोड़कर कहीं भी ना जाएं और आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह घटना हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घटी थी, मगर उसका संबंध भारत से भी था। इस घटना की शुरुआत एक सिंपल एसएमएस से होती है। आपको भी आए दिन ऐसे मैसेज आते रहते होंगे कि आपने इतने करोड़ की लॉटरी जीती है या फिर आपको यहाँ घूमने जाने का टिकट मिला है। ऐसा ही एक सिंपल एसएमएस 5 जून 2009 को नेपाल की रहने वाली ख्याति श्रेष्ठा नाम की 19 साल की लड़की को भी मिलता है। मैसेज में लिखा था कि आपने एक मशहूर वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ में 20,000 रुपए नकद और नेपाल के सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस पोखरा की टिकट जीती है। इसके कुछ ही देर बाद ख्याति के मोबाइल की घंटी बजती है और जब वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है। फोन रिसीव करते ही वह महिला मैसेज में लिखी गई बात को दोहराती है और कहती है कि मैं उसी मैगजीन की ऑफिस से बात कर रही हूँ। अगर आप जीती हुई इनाम की राशि और पोखरा की टिकट लेना चाहती हैं तो आपको इस एड्रेस पर आना होगा। आज अगर किसी को ऐसे मैसेज या फोन आते हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यह ठगी के लिए हो सकता है, लेकिन यह वह समय था जब लोगों को ऑनलाइन होने वाली ठगी का इतना अंदाजा नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के मैसेज फेक या ठगी के लिए हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही ख्याति श्रेष्ठा को यह मैसेज मिलता है और फोन आता है तो वो काफी खुश हो जाती है और इस मैसेज के बारे में वह अपने माता पिता को भी बताती है। जब ख्याति के माता पिता यह बात सुनते हैं तो वह भी काफी खुश होते हैं और तय करते हैं कि ख्याति इनाम की राशि और पोखरा की टिकट जरूर लेना चाहेगी। इसके बाद ख्याति श्रेष्ठा वहां जाने की तैयारी में लग जाती है और तय समय पर अपने घर के नौकर राम को लेकर निकल जाती है। कुछ घंटे के सफर के बाद यह दोनों फोन पर महिला द्वारा दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। नौकर राम ख्याति को वहीं पर ड्रॉप कर देता है और चला जाता है। क्योंकि फोन पर यह बात भी बता दी गई थी कि इन सब प्रक्रिया में काफी समय लग जाएगा, इसलिए ख्याति अपने घरेलू नौकर को वापस घर भेज देती है। बताए गए एड्रेस पर पहुंचने के बाद ख्याति कुछ देर इंतजार करती है। तभी एक महिला वहां आती है जो खुद को वुमेन मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है और एक बार फिर से ख्याति को इनाम जीतने की बधाई देती है। साथ ही इनाम की राशि और टिकट लेने के लिए साथ में चलने को कहती है। इसके बाद वह महिला ख्याति को लेकर एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां कमरे के अंदर जाते ही ख्याति की नजर एक पुरुष पर पड़ती है। वह व्यक्ति खुद को उसी मैगजीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है और कहता है कि इनाम की राशि और टिकट से संबंधित जरूरी कागजी कार्रवाई वही करेगा।
यहाँ दोनों कुछ देर बातें करते हैं। बातचीत के दौरान ही वो व्यक्ति ख्याति की तरफ कोल्ड ड्रिंक्स का एक ग्लास बढ़ाता है और एक ग्लास खुद भी ले लेता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इधर इन सब प्रक्रियाओं को होते हुए शाम हो जाती है और घर पर ख्याति के माता पिता इस इंतजार में रहते हैं कि उनकी बेटी अब इनाम की राशि लेकर लौटेगी, जो कि ख्याति ने पहले ही बता दिया था कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में कुछ अधिक समय लग सकता है, इसलिए यह लोग ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। फिर भी दिल में कुछ घबराहट जरूर होती है। शाम के बाद अब अंधेरा कुछ ज्यादा फैल चुका था, लेकिन ख्याति अब तक घर नहीं लौटी थी, इसलिए ख्याति के माता पिता कुछ चिंतित हो जाते हैं और ख्याति के कुछ दोस्तों को फोन करके पूछने लगते हैं कि क्या ख्याति तुम्हारे पास आई है, लेकिन हर तरफ से यही कहा जाता है कि नहीं, ख्याति उनके पास नहीं आई है। अभी यह लोग अपनी बेटी की तलाश में लगे हुए थे कि तभी उसी शाम ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक एसएमएस आता है। मैसेज पढ़ते ही ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल मैसेज में लिखा हुआ था कि ख्याति को किडनैप कर लिया गया है। अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा वापस पाना चाहते हो तो तुरंत 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। मैसेज में यह भी साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तुमने इस बात की जानकारी पुलिस को या किसी और को दी तो ख्याति को जान से मार दूंगा। यह मैसेज देखते ही वह पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और तुरंत ख्याति की मां को इस बारे में बताते हैं। ये दोनों पहले तय करते हैं कि वो इस किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को दे देंगे, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनके आसपास इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी थीं, जहां किडनैपर ने सिर्फ इसलिए बच्चे को मार दिया था क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को दे दी थी। ख्याति के किडनैपर ने भी साफ साफ अपने मैसेज में लिख दिया था कि अगर पुलिस को इस बारे में बताया तो ख्याति श्रेष्ठा को जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ख्याति के माता पिता पुलिस के पास जाने के विचार बदल देते हैं और 10 लाख रुपए के इंतजाम में लग जाते हैं। किडनैपर ने उन्हें मैसेज में सिर्फ ख्याति की किडनैपिंग और अपनी डिमांड के बारे में बताया था। यह नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहां आना है। इसलिए ख्याति के माता पिता पैसे का तो इंतजाम कर लेते हैं, मगर उन्हें अब तक नहीं पता था कि जाना कहां है। वो सभी इंतजार करते रहते हैं कि अब मैसेज आएगा कि तब मैसेज आएगा, मगर देर रात तक उन्हें कोई मैसेज नहीं मिलता है। कई बार यह लोग उस नंबर पर फोन भी करने की कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते हैं। इन सब में रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। ख्याति के माता पिता अभी इंतजार में बैठे हुए थे कि आगे क्या करना है। तभी अगली सुबह एक बार फिर से मोबाइल की घंटी बजती है और जब वह लोग मैसेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि यह मैसेज उसी किडनैपर ने भेजा था। इस मैसेज में लिखा हुआ था, 10 लाख रुपए लेकर तुम बुटवाल पहुंचो। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बुटवाल नेपाल में ही एक जगह है जो काठमांडू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। मैसेज मिलते ही यह सभी तुरंत पैसे लेकर के निकल जाते हैं। यह पहुंचकर किडनैपर को मैसेज कर रहे हैं कि वह पैसे लेकर आ चुके हैं, बताओ पैसे लेकर कहां आना है। इस पर किडनैपर उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है और फिर थोड़ी देर बाद मैसेज करके कहता है कि पैसे बटवाल नहीं बल्कि चितवन लेकर आओ। बटवाल से चितवन की दूरी लगभग 160 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता बिना कोई ब्रेक लिए कई घंटे का सफर तय करने के बाद चितवन पहुंचते हैं। पहुंचते ही किडनैपर को इस बात की जानकारी देते हैं कि वह यहाँ आ गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद किडनैपर एक बार फिर से उन्हें मैसेज करता है कि वह पैसे यहाँ नहीं बल्कि सोनोली पहुंचना है। चितवन से अब सोनोली की दूरी लगभग 155 किलोमीटर थी। यह लोग अब पैसे लेकर घंटों का सफर तय करने के बाद सोनोली पहुंचते हैं, मगर यहाँ पहुंचते ही एक बार फिर से उन्हें मैसेज मिलता है कि यह पैसे लेकर तुम दार्जिलिंग पहुंचो। मतलब अब उन्हें पैसे लेकर नेपाल की बजाय भारत आने को कहा गया था। सोनोली से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 650 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता के अलावा उनके साथ उनका घरेलू नौकर राम भी था। तीनों पहले ही कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे और बुरी तरीके से थक भी चुके थे, मगर बेटी के ख्याल ने इन्हें जगाए रखा था और पूरी हिम्मत से ये सभी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। ये सभी दार्जिलिंग भी आने को तैयार हो जाते हैं, मगर 10 लाख के साथ बॉर्डर पार करना और वह भी भारत नेपाल के बॉर्डर को पार करना आसान नहीं था। फिर भी पूरी हिम्मत करके ये सभी किसी तरह भारत नेपाल की सीमा को पार करते हुए दार्जिलिंग पहुंचते हैं। जब वो इस बात की जानकारी किडनैपर को देते हैं
कि वह पैसे लेकर दार्जिलिंग पहुंच गए तो एक बार फिर से किडनैपर उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। वो सोच रहे थे कि शायद उनकी भाग दौड़ यहीं खत्म होने वाली है और वह पैसे देने के बाद अपनी बेटी को लेकर सही सलामत चले जाएंगे, मगर उनका अंदाजा गलत होता है और थोड़ी देर बाद फिर से मोबाइल की घंटी बजती है और इस बार मैसेज में लिखा होता है कि पैसे लेकर काकरभिट्टा जाओ। काकरभिट्टा मतलब उन्हें वापस फिर से नेपाल आने के लिए कहा गया था। एक तो बेटी की किडनैपिंग का गम, उस पर से किडनैपर का यह गंदा खेल। एक जगह से दूसरी जगह भागते भागते इन लोगों का बदन पूरी तरह से टूट चुका था और थकान के मारे हालत खराब हो चली थी, लेकिन इनके सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। वह बेटी को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। अब वो दार्जिलिंग से काकरभिट्टा के सफर पर निकल पड़ते हैं। इस बार उनका यह सफर लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। कई घंटे का सफर तय करने के बाद आखिरकार यह लोग वापस नेपाल के काकरभिट्टा पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद एक बार फिर से ये लोग किडनैपर को इस बात की जानकारी देते हैं और हमेशा की तरह किडनैपर फिर से इन्हें इंतजार करने के लिए कहता है। ये लोग एक बार फिर से डरने लगते हैं कि शायद किडनैपर फिर से किसी और लोकेशन पर जाने के लिए कह सकता है, मगर इस बार जो उन्हें मैसेज मिलता है उसमें काकरभिट्टा शहर के ही एक होटल का एड्रेस था। मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसे लेकर फलाने होटल पहुंचो, वहीं तुम्हें यह पैसा किसी को देना है। इसलिए ख्याति के माता पिता पैसा लेकर उस होटल के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही यह सभी होटल के करीब पहुंचते हैं, इस बात की जानकारी वह किडनैपर को देते हैं। इस पर किडनैपर की ओर से थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि पैसे का बैग लेकर होटल के अंदर सिर्फ अपने नौकर राम को भेजो और तुम लोग होटल के बाहर गाड़ी में ही बैठे रहो। जैसा कि मैसेज में करने के लिए कहा गया था, ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता वैसा ही करते हैं और वह दोनों गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, जबकि पैसों से भरा बैग वह अपने नौकर राम को देते हैं और राम उस बैग को लेकर होटल के अंदर बताए गए कमरे में चला जाता है। इधर होटल के बाहर मौजूद ख्याति के माता पिता उम्मीद कर रहे थे कि राम उन लोगों को पैसा देगा और साथ में उनकी बेटी को लेकर होटल से निकलेगा, मगर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि राम खाली हाथ और अकेले ही वापस लौट रहा है। किडनैपर को फिरौती की 10 लाख रुपए रकम देने के बाद बेटी की रिहाई की उम्मीद के साथ ख्याति के माता पिता काकरभिट्टा से अपने घर काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। काकरभिट्टा से काठमांडू की दूरी लगभग 450 किलोमीटर थी। यह लोग बिना रुके तेजी से अपने घर की तरफ चलते हैं कि शायद जाते ही वहां उनकी बेटी उन्हें मिल जाएगी, लेकिन जब यह काठमांडू अपने घर पहुंचते हैं तो इन्हें काफी निराशा होती है, क्योंकि उनके घर पर ताला लगा हुआ था और आसपास भी ख्याति का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद ये लोग कुछ देर इंतजार करते हैं कि शायद कुछ देर में ख्याति आ जाएगी, लेकिन उनका इंतजार था कि लंबा ही होता जा रहा था। थक हार कर एक बार फिर से ख्याति के पिता किडनैपर को मैसेज करते हैं, लेकिन उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं आता। फिर वो किडनैपर के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन किडनैपर का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। मोबाइल स्विच ऑफ होते ही इन लोगों की धड़कनें काफी बढ़ जाती हैं और अनहोनी की आशंकाओं में यह सब डूब जाते हैं। वो रुक रुक कर किडनैपर का नंबर ट्राई करते हैं, मगर नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही बताता है। नंबर स्विच ऑफ बताने के बावजूद ये लोग पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे कि कहीं किडनैपर को इस बात का पता चला तो वह शायद ख्याति को मार देगा। फिर भी जब कई घंटों के इंतजार के बाद फोन नहीं लगता है और ना ही ख्याति वापस आती है, तो ख्याति के माता पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को ख्याति को मिले एसएमएस से लेकर किडनैपिंग और किडनैपर की डिमांड के हिसाब से फिरौती की रकम देने तक की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं। पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस वाले पूछताछ की शुरुआत ख्याति श्रेष्ठा की माता पिता से ही करते हैं और ख्याति से जुड़ी कुछ बातें पूछते हैं। ख्याति के माता पिता ख्याति से जुड़ी छोटी छोटी चीजें पुलिस वालों को बताते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि ख्याति उनकी इकलौती औलाद है। बचपन से ही ख्याति पढ़ने में बहुत तेज थी और जिंदगी में वह कुछ हासिल करना चाहती थी। हम लोगों ने उसके लिए बहुत सारे सपने देखे हुए थे। पूछताछ के दौरान पुलिस ख्याति के माता पिता से पूछते हैं कि ख्याति को मैसेज आने के बाद से किडनैपिंग के पैसे देने तक क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया है जो आपको थोड़ा अजीब लगा हो। इस पर ख्याति के पिता बताते हैं कि नहीं, उन्होंने एक भी अजीब बात नोटिस नहीं की। बस उन्हें एक बात समझ नहीं आई कि आखिर किडनैपर पैसे लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्यों कह रहा था। जब यही सवाल ख्याति की मां से पुलिस वाले पूछते हैं
तो ख्याति की माँ भी यही जवाब देती है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उसे भी कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ख्याति की माँ बताती है कि जब वह लोग दार्जिलिंग से वापस नेपाल के काकरभिट्टा आए थे और किडनैपर के बताए होटल के नजदीक गए थे, तो वहां पर अचानक मेरी नजर बीरेन श्रेष्ठा नाम के व्यक्ति पर पड़ी थी। इस बार पुलिस पूछती है कि इसमें अजीब क्या है, तो ख्याति की माँ ने बताया कि कभी वह लोग बीरेन के घर में ही बतौर किराएदार रहते थे और बीरेन एक टीचर भी था जो कभी ख्याति को प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करता था। फिर अचानक से उसने अपना घर बेच दिया और शहर छोड़कर चला गया। तब से हम लोग बीच में बस एक बार मिले थे। इस पर पुलिस वाले पूछते हैं कि जब आपने बीरेंद्र को देखा तो उसे टोका क्यों नहीं। इस पर ख्याति की माँ कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ख्याति की किडनैपिंग की खबर किसी भी अन्य व्यक्ति को हो, क्योंकि इससे ख्याति की जान को खतरा हो सकता था। ये सब जानकारी लेने के बाद पुलिस आगे अपनी जांच बढ़ाती है, लेकिन शुरुआती कई दिनों की जांच में पुलिस को न तो ख्याति श्रेष्ठा का ही कोई सुराग मिलता है और ना ही किडनैपर के बारे में कोई जानकारी हाथ लगती है। जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस अंत में इस पूरे मामले में सामने आए एक नाम की कुंडली निकालने में लग जाती है। ये वही नाम था जो ख्याति की माँ ने बताया था, बीरेंद्र श्रेष्ठा। जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस अंत में इस पूरे मामले में सामने आए एक नाम की कुंडली निकालने में लग जाती है। ये वही नाम था जो ख्याति की माँ ने बताया था, वीरेंद्र श्रेष्ठा। पुलिस जब वीरेंद्र श्रेष्ठा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि वीरेंद्र का जन्म 1967 के आसपास भारत के दार्जिलिंग में हुआ था। नाम वीरेंद्र प्रधान है। जब इसकी उम्र यही कोई 20-22 साल थी तो वो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में नेपाल आया था। वैसे तो भारत में भी इसका परिवार संपन्न था और किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। इसी चक्कर में वह नेपाल आ गया था। नेपाल आने के बाद वीरेंद्र एक कॉलेज में साइंस टीचर बन जाता है, जो कि शुरुआत में वीरेंद्र को रहने के लिए मनपसंद जगह नहीं मिली थी, इसलिए नेपाल में एक अपना बड़ा सा घर ही खरीद लेता है, जो कि वीरेंद्र का नेपाल वाला नया घर काफी बड़ा था। इसलिए कुछ समय तक वो इस घर में अकेले रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो इस घर के 2 कमरों को किराए पर देने का फैसला करता है। इसी के बाद ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता वीरेंद्र के यहाँ किराए पर रहने लगते हैं। कुछ साल तक ख्याति अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहती है। वीरेंद्र ख्याति के माता पिता के अनुरोध पर ख्याति को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन वीरेंद्र अपना घर बेच देता है। इस कारण आनंद फानन में ख्याति अपने माता पिता के साथ इस घर को छोड़कर विराटनगर रहने चली जाती है। जबकि अपना घर बेचने के बाद वीरेंद्र श्रेष्ठा कहाँ जाता है, ख्याति के परिवार वालों को नहीं पता चलता। इस समय ख्याति 10वीं क्लास में थी। उसने 10वीं में काफी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, इसीलिए ख्याति के माता पिता उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए विराटनगर से नेपाल की राजधानी काठमांडू चले जाते हैं और ख्याति का एडमिशन कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा देते हैं। अब ख्याति अपने परिवार के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाती है, जबकि वीरेंद्र घर बेचने और नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब इस केस में ख्याति की मां ने वीरेंद्र का नाम लेती है तो पुलिस अब वीरेंद्र की कुंडली निकालने के बाद शिद्दत से वीरेंद्र की तलाश में लग जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि वीरेंद्र काठमांडू में ही एक किराए के घर में रहता है। जब पुलिस उस घर पर दबिश देती है तो पता चलता है कि वीरेंद्र वहां से लापता हो चुका है। पुलिस वीरेंद्र को ढूंढने के लिए कई टीम बना देती है, लेकिन वीरेंद्र का कोई अता पता नहीं चलता है। इसी बीच पुलिस को काठमांडू के शहरी इलाकों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में मानव शरीर के अंग मिलने की खबर मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसे एक जगह हाथ के 3 टुकड़े मिलते हैं। कुछ दिनों बाद उस जगह से दूर पैर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। इस तरह अगले कई दिनों तक लगभग 17 किलोमीटर के रेडियस में मानव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते रहते हैं। उन अंगों को देखकर लग रहा था कि किसी ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और उन्हें एक जगह न फेंक कर लगभग 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में अलग अलग ले जाकर फेंका है। इन सब के बीच ख्याति श्रेष्ठा को गायब हुए 15 दिन से अधिक बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के पास अब भी ख्याति का कोई सुराग नहीं था और ना ही पुलिस को वीरेंद्र श्रेष्ठा के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी थी। इधर बीते कुछ दिनों में जो लाश के टुकड़े मिले थे उसका सर अब तक नहीं मिल पाया था, इसलिए पहचान भी नहीं हो पा रही थी कि ये लाश किसकी है। लेकिन 15 दिनों के बाद पुलिस को एक कटा हुआ सर भी मिल जाता है।
पुलिस अलग अलग जगह पर मिले हुए सभी टुकड़ों और सर को एक साथ जोड़ती है, फिर भी पता नहीं चल पाता है कि ये लाश किसकी है, क्योंकि खोपड़ी की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और पहचानना लगभग असंभव था। इस तरह अब तक यह साफ नहीं था कि ख्याति श्रेष्ठा मर चुकी है या वह जिंदा भी है, और किडनैपर और उसके पुराने साइंस टीचर वीरेंद्र श्रेष्ठा में कोई कनेक्शन है भी या नहीं। और जिस होटल में फिरौती की रकम ली गई, उसी होटल के पास वीरेंद्र का दिखना महज इत्तेफाक था या कोई साजिश। इन सवालों के जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए थे। शायद एक वीरेंद्र के मिलने से पुलिस को कई सवालों के जवाब मिल सकते थे, इसलिए पुलिस पहले से कई गुना ज्यादा फोर्स सिर्फ वीरेंद्र श्रेष्ठा को खोजने में लगा देती है। पुलिस की कोशिश इस बार कामयाब होती है और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए काठमांडू के ही एक जगह से वीरेंद्र प्रधान उर्फ वीरेंद्र श्रेष्ठा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीरेंद्र को गिरफ्तार करते ही पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। पुलिस जो भी सवाल करती थी, वीरेंद्र उसका सही और सटीक जवाब देता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वीरेंद्र पूरी तैयारी करके साथ ही पुलिस के पास आया है। इसी सवाल जवाब के बीच जब पुलिस वीरेंद्र से पूछती है कि तुम उस दिन में होटल के करीब क्या कर रहे थे, तो इस पर वह चौंक जाता है और इधर उधर की बातें बनाने लगता है, जबकि पूछताछ के दौरान उसने उस दिन कहीं और होने की बात पुलिस को पहले ही बताई थी। ऐसे में वह पुलिस के इस सवाल पर फंसने लगता है और अंत में साफ हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। अब पुलिस सख्ती पर आ जाती है और कड़ाई के साथ वीरेंद्र से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस की सख्ती के आगे वीरेंद्र की हर चालाकी फेल हो जाती है और उसे सच बोलना ही पड़ता है। और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीरेंद्र बताता है कि दार्जिलिंग में उसका संबंध एक ऐसे परिवार से है जो काफी पैसे वाला था और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह लगभग 20 साल पहले नेपाल अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आया था। यहाँ भी उसने एक कॉलेज में साइंस टीचर के तौर पर अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी और अच्छा पैसा भी कमाने लगा था। यहाँ उसने अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया था। वीरेंद्र के बयान के अनुसार उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी कि इसी बीच वह मजे के लिए एक दिन जुआ खेलने गया, जो कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस कारण उसका यह शौक धीरे धीरे उसकी आदत बनती चली गई और उस पर जुए का ऐसा जुनून सवार हुआ कि धीरे धीरे वह अपना सारा पैसा हारता चला गया। सभी जमा पूंजी हारने के बाद जुए की आदी हो चुका वीरेंद्र दोस्तों और जान पहचान वालों से कर्ज लेना शुरू कर देता है और वह लाखों रुपए कर्ज से लिया पैसा भी जुए में हार जाता है। जब उसके पास कर्ज का लिया गया पैसा भी खत्म हो जाता है और लोग कर्ज देने से मना करने लगते हैं और कर्ज वापस मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसी चक्कर में एक दिन अचानक वो अपना घर बेच देता है। लेकिन उस पर कर्ज इतना बढ़ चुका था कि घर बेचकर भी कर्ज नहीं चुका पाता है। वीरेंद्र की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और वो काठमांडू में ही एक किराए के घर में रह रहा था। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। वह दार्जिलिंग में भी अपने घर वालों से काफी पैसे ले चुका था, इसलिए वहां से भी उसे मदद मिलनी बंद हो गई थी। वीरेंद्र जुए की लत की वजह से कर्ज के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी बीच उसे किसी से पता चलता है कि जिस ख्याति श्रेष्ठा का परिवार उसके यहाँ कभी बतौर किराएदार रहता था, वह लोग इसी काठमांडू शहर में उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। इसी के बाद 5 जून 2009 को वीरेंद्र ख्याति के घर मिलने जाता है। वीरेंद्र यहाँ इस उम्मीद में आया था कि बरसों के बाद इन लोगों से उसकी मुलाकात भी हो जाएगी और शायद कुछ कर्ज भी मिल जाएगा, मगर यहाँ आकर जो बातें उसे पता चलती हैं, उसे सुनकर वीरेंद्र कर्ज मांगने का प्लान बदलकर कुछ और मन बना लेता है। पुलिस पूछताछ के दौरान वीरेंद्र बताता है कि जब 5 जून 2009 को वह ख्याति श्रेष्ठा के घर जाता है तो पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ने ख्याति के फ्यूचर को लेकर काफी बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। दरअसल ख्याति के माता पिता वीरेंद्र को बताते हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जल्द विदेश भेजने वाले हैं। इस पर वीरेंद्र कहता है कि विदेश में पढ़ाने के लिए तो काफी पैसा खर्च होगा। इस पर ख्याति के पिता वीरेंद्र को बताते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ख्याति को विदेश भेजने के लिए उन्होंने अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी भी बेच दी है और अपनी कमाई से भी कुछ पैसे बचाकर रखे हैं। ख्याति के माता पिता ने ये सब बात
वीरेंद्र को इसलिए बताई थी कि वीरेंद्र उनकी बेटी ख्याति का पुराना शिक्षक भी था और उनसे आपसी रिश्ते भी अच्छे थे, मगर उन्हें कहाँ पता था कि जिसे वह अपना हमदर्द समझ रहे हैं वही उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला था। जब वीरेंद्र को ख्याति के पिता की पूरी प्लानिंग पता चलती है तो उसे एक बात समझ आ जाती है कि उन्होंने काफी पैसा जमा कर रखा है, इसलिए वह कर्ज मांगने का प्लान बदलकर दूसरे तरीके से उनसे पैसा निकालने के लिए प्लान बनाने में लग जाता है। और इसी बीच उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और यह आइडिया था ख्याति श्रेष्ठा की किडनैपिंग का। वीरेंद्र यहाँ से सीधे अपने घर जाता है और पूरी प्लानिंग बनाने के बाद मोबाइल से ख्याति के मोबाइल पर वही वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लक्की ड्रॉ में 20,000 नकद और पोखरा की एक टिकट जीतने की बात मैसेज कर देता है। इसके बाद वीरेंद्र मरीन आशा नाम की अपनी एक पुरानी स्टूडेंट को फोन करता है और उससे कहता है कि इस नंबर पर फोन करके एसएमएस वाली बात दोहराओ। इसके बाद साजिश के तहत वीरेंद्र ख्याति को एक अपार्टमेंट में बुलाता है। यहाँ भी सबसे पहले ख्याति की मुलाकात। जब मरीना ख्याति को लेकर अंदर आती है तो फ्लैट के अंदर कमरे में मौजूद शख्स वीरेंद्र ही होता है। यहाँ इसे देखकर ख्याति चौंक जाती है। वीरेंद्र ख्याति को देखकर अनजान बनते हुए चौंकने का नाटक करता है। वो ख्याति को बताता है कि उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है और वो उसी वुमेन मैगजीन के लिए एक काम कर रहा है। इस बातचीत के दौरान वीरेंद्र ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है। ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने से मना भी नहीं करती है क्योंकि सुबह ही वीरेंद्र से उसकी मुलाकात उसके घर पर हुई थी और उसका व्यवहार काफी अच्छा था और यहाँ भी वो काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था, इसलिए उसे कोई शक नहीं होता है और वो कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। लेकिन जैसे ही वह कोल्ड ड्रिंक पीती है वो बेहोश हो जाती है। ख्याति के बेहोश होने के बाद वीरेंद्र ही ख्याति के पिता को किडनैपिंग वाला मैसेज करता है और वही ख्याति के माता पिता को पैसे एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने को मजबूर करता रहता है। जब पुलिस वीरेंद्र से पूछती है कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो अब तक ख्याति घर वापस क्यों नहीं आई है, इस पर वह बताता है कि आप जो पिछले 15 दिनों से मानव शरीर के अंग अलग अलग हिस्सों में जमा कर रहे हैं वह किसी और के नहीं बल्कि ख्याति के ही हैं और वह किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही फेंके हैं। वीरेंद्र बताता है कि जैसे ही ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हुई थी उसी 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसकी हत्या कर दी थी और अगले 4 दिन के अंदर उसके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू कर दिया था। अलग अलग फेंकने का मकसद यह था कि पुलिस कभी भी शव की पहचान ना कर पाए। वीरेंद्र के इस खुलासे के बाद हर कोई शॉक्ड रह जाता है। मीडिया में जैसे ही यह खबर आती है पूरे नेपाल में विरोध की आंधी चलने लगती है। खासकर पूरे नेपाल के स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आते हैं और वीरेंद्र श्रेष्ठा को बिना किसी ट्रायल के फांसी देने की मांग करने लगते हैं। इन सब के बीच केस की सुनवाई होती है और 1 साल के अंदर अंदर पूरी सुनवाई कंप्लीट कर ली जाती है। आखिरकार 2010 में काठमांडू की एक अदालत वीरेंद्र श्रेष्ठा को ख्याति की हत्या और किडनैपिंग का दोषी पाते हुए 39 साल जेल की सजा सुनाती है, जबकि वीरेंद्र के कहने पर ख्याति को फोन करने वाली और ख्याति से वुमेन मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मिलने वाली मरीना शाक्य को ख्याति के अपहरण में शामिल होने का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाती है। कहा जाता है कि इस घटना ने नेपाल में लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया और जो लोग एक शिक्षक पर आंख बंद करके भरोसा करते थे वह उसी शिक्षक को शक की निगाह से देखने लगे। कहा जाता है कि वह शायद ही अब कोई माता पिता अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में किसी को बताते हैं। शायद ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता भी उसी अफसोस के साथ जी रहे होंगे कि अगर उन्होंने ख्याति के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में वीरेंद्र को नहीं बताया होता तो शायद आज ख्याति जिंदा होती। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अदालत के फैसले पर आपकी क्या राय है? इस पूरी कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।